होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2900 विच इज़ लॉन्गेस्ट अनइक्वल एडजेसेंट ग्रुप्स सब सीक्वेंस 1। ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ना मैं आज आपके साथ कुछ बातें करना चाहूँगा, एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताना चाहूँगा। तो अगर किसी को बहुत जल्दी है सोल्यूशन देखने की ना, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ और सोल्यूशन देख लो। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीबॉडीज़ टाइम। तो चलो एक स्टार्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरा नया चैनल है, ठीक है, बहुत कितनी 10 शायद मैंने ट्यूटोरियल्स डाले हैं अभी तक। एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट मेरे को लगा कि मेरी 100% मेल व्यूअरशिप है। मतलब जितने मेरे व्यूज़ हैं ना, 100% मेल मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और 0% फीमेल्स हैं। तो अब ये देख के मेरे को खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हुआ। अब ना खुश क्यों हुआ, मैं ना आपको अपने एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं रिसेंटली 1-2 महीने पहले एक इंटरव्यू हुआ था मेरा। उसके मैं 3 राउंड ऑलरेडी ना कॉलेज में जाके दे चुका था और उसके बाद बोला गया कि अब ना आप ऑन प्रेमिस आओ और एक फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होगा आपका। वहाँ पे 10 बच्चे बैठे थे और वहाँ पे मैंने 2 इंटरव्यू दिए फ़ेस टू फेस, जिनमें मैंने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया उनके सामने बैठ के। उसके बाद एक लास्ट राउंड था, 6th राउंड। हम 4 बच्चे बचे थे, जहाँ पे 2 फीमेल कैंडिडेट्स थे और 2 मेल कैंडिडेट्स थे इंक्लूडिंग मी। ठीक है। तो फिर इंटरव्यू में बैठा 6th राउंड में। वो जो इंटरव्यूअर थे वो ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, मतलब मैं तो ऑन प्रेमिस ही बैठा था, वो घर से बैठ के अपने मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा कि ट्रीज़ का कोई बेसिक सा क्वेश्चन था। बहुत ईजी था मेरे लिए, मैंने सॉल्व कर दिया उसको। हार्डली मेरे को 10-15 मिनट्स लगे होंगे सॉल्व करने में। मतलब अप्रोच भी बताया उनको, ऑप्टिमाइज भी किया, सब कुछ कर दिया 10-15 मिनट में। सेकेंड क्वेश्चन जो उन्होंने गूगली फेंकी ना मेरे को, उन्होंने पूछा मेरे से कार्डान्स एल्गोरिदम का क्वेश्चन। पहले तो मैं उसमें स्लाइडिंग विंडो लगा रहा था, फिर मैंने आइडेंटिफाई किया नहीं ये कार्डान्स एल्गोरिदम का क्वेश्चन है। फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये कार्डान्स एल्गोरिदम का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये कोई वेरिएशन है कार्डान्स एल्गोरिदम की, जिसका मेरे को उतना आइडिया नहीं है। फिर भी ना मैंने अपने दिमाग से थोड़ा बहुत ट्राई किया। इंटरव्यूअर ने बोला कि हाँ आइडेंटिफाई तो आपने सही कर लिया है कि ये कार्डान्स एल्गोरिदम का वेरिएशन है, पर अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। मैंने आधा घंटा अपना दिमाग लगाया, मैं नहीं कर पाया सॉल्व। पर मैं फिर भी ना बहुत खुश होकर निकला था कि अरे पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, दूसरा मेरे से नहीं हुआ और किसी ने भी नहीं किया होगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मैं बाहर आया, बाहर जो दूसरा मेल कैंडिडेट था मेरे अलावा वो पहले से बैठा हुआ था। तो फिर उससे मैंने पूछा क्या किया तुमने? तो वो भी बहुत खुश होकर बताया उसने मेरे को कि पहला क्वेश्चन तो ट्रीज़ का था, आराम से सॉल्व कर दिया। दूसरा पता नहीं क्या था, समझ ही नहीं आया, वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाया था कि कार्डान्स एल्गोरिदम का क्वेश्चन है। तो मैं और खुश हो गया, चलो इससे तो ज़्यादा चांसेस हैं मेरे आगे जाने के। मैं बहुत खुश। फिर मैंने देखा 2 लड़कियां निकल रही हैं इंटरव्यू दे के और दोनों बहुत खिलखिला रही हैं। तो फिर मैंने पूछा कि कैसा हुआ, क्या पूछा? तो ट्रीज़ का क्वेश्चन उनसे भी सेम पूछा, पर कार्डान्स एल्गोरिदम का क्वेश्चन ना उनसे पूछा ही नहीं गया। मैं शॉक हो गया, आई वॉज सो पेस्ट। मैंने पूछा कि यार कार्डान्स एल्गोरिदम का ही तो सेकंड मेन क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन तो ट्रीज़ का सबने ही कर दिया। तो फिर उनसे मैंने पूछा अच्छा चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ अपना। सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कोको ईटिंग बनानास। कोको की जगह बस राजू बना दिया उन्होंने, राजू ईटिंग बनानास। मतलब यार जग्गू ईटिंग बनानास बना देते ना, फिर भी अच्छा था। ये बहुत लेम जोक मार दिया मैंने। तो उन्होंने ना क्वेश्चन पूछा था राजू ईटिंग बनानास। अगर किसी ने बाइनरी सर्च पढ़ा है और उसने कोको ईटिंग बनानास नहीं किया ना, तो मतलब आप छोड़ दो, आप डीएसए ही छोड़ दो करने। इतना ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये, नाम से रटा हुआ है क्वेश्चन और आंसर दोनों। तो फिर आई वॉज रियली मतलब सो पेस्ड ऑफ। एचआर आई, एचआर ने क्या कहा, हम मतलब जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर निकाला कि आप लोग जाओ और फीमेल कैंडिडेट्स आप लोग अंदर आओ, आपका एचआर राउंड होगा। उनका एचआर राउंड हुआ, आई डोंट नो हु गॉट सिलेक्टेड। तो पॉइंट ये था मेरा कि काफ़ी बार ऐसा होगा ना, कुछ कैंडिडेट्स, स्पेशली मैंने देखा है फीमेल कैंडिडेट्स को ना कुछ प्रिविलेज तो मिलता है कंपनीज़ में। अब फीमेल ऑफ कोर्स मेरे से एग्री नहीं करेंगी, पर मत करो एग्री, मेरे साथ तो खुद ही हुआ है ना, तो यू कैन नॉट चेंज माई माइंड नाउ। मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है। और ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक इंटरव्यू दिया है, मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं। एंड आई एम नॉट जस्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद दोज गर्ल्स, आई एम ऑल्सो कंपेयरिंग अदर गाइज who got rejected from some companies where a girl was hired and then they went on to crack great interviews, great packages even. तो देखो ऐसा होगा कुछ समय पे ना, कुछ लोगों को प्रिवलेजेस मिल जाएंगी, आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। इजी क्वेश्चन सॉल्व करके हो सकता है मतलब किसी फीमेल कैंडिडेट का स्लाइडिंग विंडो का बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाए।
आपका नहीं होगा। अगर आपने भी सॉल्व किया ना तो भी वो उसी को लेके जाएंगे। तो आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही करने हैं, और वो आप ये मत सोचो कि आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, इसका तो मतलब इतनी आराम से हो गया इजी क्वेश्चन करके, छोड़ना मत। मेरे क्लास के काफ़ी बच्चे थे, उन्होंने वही सीधा यही बोलते थे कि अरे ये क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा, इंटरव्यू में तो आता ही नहीं है। और इंटरव्यू में उनका होता भी नहीं था, क्योंकि वो लोग किसी फीमेल कैंडिडेट को लेके जाते थे। अब फीमेल कैंडिडेट से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्लीज़ कमेंट में गालियाँ मत लिखना। मेरा पॉइंट बस यही था कि आपको थोड़ा प्रिविलेज है, आप मानो या ना मानो, पर ऐसा नहीं है कि मैं सारे फीमेल कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हूँ। मैं बहुत ऐसे मेरे दोस्त हैं फीमेल कैंडिडेट्स में जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे से 100x इंटेलिजेंट है, और वो बहुत अच्छी कंपनीज़ में बहुत अच्छे पैकेज पे हैं। तो फिर आईड रादर बी हर देन बी समवन, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है और बेसिकली उसका स्लाइडिंग विंडो का एक क्वेश्चन सॉल्व करके हो गया है। तो चलो अपना जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत हुई बातें। अगर ये आपको बेकार लगी हो तो कमेंट करना, मैं अगली बार से नहीं करूँगा। अगर और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मेरे और मेरे दोस्तों के सुनने हैं तो वो भी कमेंट करना, 2-2 3-3 मिनट में मैं आपको छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बता सकता हूँ। अब जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा था। क्वेश्चन बोल रहा है ना हमको कि हमको एक स्ट्रिंग एरे वर्ड्स गिवन है, ठीक है, और एक बाइनरी एरे ग्रुप्स गिवन है। बाइनरी एरे का क्या मतलब होता है? बाइनरी एरे मतलब जो उसके एलिमेंट्स होंगे ना, वो या तो ज़ीरो होंगे या तो वन होंगे, और दोनों की जो लेंथ है ना n है। और यहाँ पे ये भी गिवन है कि वर्ड्स आई इज़ एसोसिएटेड विद ग्रुप आई। अच्छा, मतलब जो मेरे वर्ड्स एरे में एलिमेंट है ना, उनका कुछ एसोसिएशन है ग्रुप्स एरे के एलिमेंट से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो मेरा ये ई है ना, यहाँ पे जो ई है, यहाँ पे जो ई है वो इस ज़ीरो से रिलेटेड है, ये जो ए है ये इस ज़ीरो से रिलेटेड है, एसोसिएशन है इनके बीच में बेसिकली, ठीक है। अब हमारा टास्क ये है ना कि हमको लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिंग सब सीक्वेंस निकालना है वर्ड्स में से। अब सब सीक्वेंस क्या होता है? सब सीक्वेंस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने ई को पिक किया, ई, और ए को स्किप कर दिया बी, तो ई बी जो बना ना, ये एक वैलिड सब सीक्वेंस है। मतलब मैं ना किसी भी एलिमेंट को स्किप कर सकता हूँ, इवन सारे एलिमेंट्स को भी स्किप कर सकता हूँ। एक जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, वो भी एक वैलिड सब सीक्वेंस होता है ई ए बी का, ठीक है। और ना ऑर्डरिंग चेंज नहीं कर सकता हूँ मैं, जैसे मैंने ई लिया, ए को स्किप किया और बी ले लिया, पर मैं ऐसा, ये तो क्या बनेगा, तो ई भी बनेगा। ई भी एक वैलिड सब सीक्वेंस है, पर ये जो बी ई है ना, ये वैलिड सब सीक्वेंस नहीं है। इसमें मैंने क्या करा, मैंने ऑर्डरिंग को चेंज कर दिया। तो मैं ऑर्डरिंग चेंज नहीं कर सकता, पर मैं कहीं पे भी एलिमेंट्स को स्किप कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ई को स्किप कर दूँ, ए को लूँ और बी को भी लूँ, तो ए बी मेरा बनेगा स्ट्रिंग। तो ए बी एक वैलिड सब सीक्वेंस है ई ए बी का, ठीक है। सब सीक्वेंस आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे डिफाइन किया है, अ सब सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इज ऑल्टरनेटिंग इफ फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग्स इन द सीक्वेंस देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द बाइनरी एरे ग्रुप्स डिफर, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ई एसोसिएटेड है ज़ीरो से, ए भी ज़ीरो से एसोसिएटेड है, बी वन से एसोसिएटेड है। तो सपोज ना मैं ई को अभी आई पिकअप, सपोज आई एम पिकिंग अप ई नाउ, ओके, एंड ई इज एसोसिएटेड विद ज़ीरो. Now when E is associated with 0, I have to make sure that the next element I pick from words should not be associated with 0. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने E को पिकअप कर लिया जो कि 0 से एसोसिएटेड था ना, तो जो मैं अगला एलिमेंट पिक करूँगा ना वर्ड से, उसकी एसोसिएशन 0 से नहीं होनी चाहिए, वो 1 से एसोसिएट होना चाहिए। अच्छा, ये तो मेरे को सीधा सीधा समझ में आ गया कि अगर मैंने E लिया ना, तो अगला एलिमेंट मैं A तो नहीं ले सकता। ए क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो ज़ीरो से एसोसिएटेड है। अच्छा, मतलब मेरे को बी लेना पड़ेगा। बी क्यों लूँगा मैं? बी इसलिए लूँगा क्योंकि बी की एसोसिएशन 1 के साथ है। अब मान लो ना इसके आगे कोई और वर्ड्स होते, ई ए बी, अब मान लो आगे है सी डी एफ, और यहाँ पे उनकी कुछ बाइनरी वो भी गिवन है, बाइनरी नंबर्स गिवन है। तो फिर बी, अब बी की क्या है एसोसिएशन? बी की एसोसिएशन 1 के साथ है। तो अगर आगे एलिमेंट्स होते वर्ड्स में, तो मैं उन एलिमेंट्स को पिक करता जिनकी जो एसोसिएशन है ना वो 0 के साथ है, क्योंकि 1 के साथ पिक जब जो थी एसोसिएशन वो तो बी की थी, और बी मैं पिक कर रहा हूँ, तो जो अगले एसोसिएशन होगी ना वो 0 होनी चाहिए, तभी मैं पिक करूँगा अपने सब सीक्वेंस में। अच्छा, ठीक है। अब एक बार ना थोड़ा डायग्राम के साथ समझ, ये आपको समझ में आ गया। ई ए बी 0 0 1 था, ई की एसोसिएशन 0 के साथ थी, तो अगला एलिमेंट मैंने बी उठाया और ई बी बना दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना कि हमको ना इसमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ग्रुप्स का क्या मतलब है? ग्रुप्स का बेसिकली मतलब है, जैसे ये ई ए है, ठीक है, ये ना एक ग्रुप है मेरे ख्याल से, और ये जो बी है ये भी एक ग्रुप है,
ये ग्रुपिंग की कैसे मैंने, आप एक बात बताओ, जैसे ये ई ए है तो पहले मैंने ई को ले लिया था, मैं ए को भी तो ले सकता था। ए की जो एसोसिएशन है वो भी ज़ीरो के साथ है, ठीक है। और अगर मैं ए ले लेता उसके बाद मैं बी ले लेता तो मेरा क्या सब सीक्वेंस बनता, ए बी बनता, वो भी वैलिड सब सीक्वेंस है, ठीक है। तो ग्रुपिंग हमको ऐसे करनी है ना, ये जो सेम सेम एसोसिएशन है ना जिनके, ये जो बाइनरी वैल्यू है ये जिनकी सेम है, ये एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ना इनमें से ना मैं एक बारी में एक ही एलिमेंट ले सकता हूँ, या तो मैं ई लूँगा या तो ए लूँगा। ये आप मान लो कि ये मेरा ग्रुप वन है, ठीक है। और ग्रुप वन से ना मैं एक एलिमेंट ले सकता हूँ, तो या तो मैं ई लूँगा या तो ए लूँगा। अब ये जो एलिमेंट है ना ये मेरा ग्रुप टू बना रहा है, ठीक है। अब ग्रुप टू में तो एक ही एलिमेंट है तो मैं बी ले सकता हूँ, तो मैं बी ले लूँगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को दो वैलिड सब सीक्वेंसेस मिल रहे हैं, एक होगा या मैं ई ले लूँ और बी ले लूँ, तो एक मेरा सब सीक्वेंस बन रहा है ई बी और दूसरा मेरा सब सीक्वेंस बन रहा है ए बी, ठीक है। आई होप आपको ना ग्रुपिंग समझ में आया होगा। ये जो कॉन्जिक्यूटिव सेम वैल्यूज़ आ रही हैं ना, या तो ज़ीरो या तो वन, वो एक ग्रुप फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। अब इस केस में मैं देखूँ, ओहो ये डायग्राम ही गलत बना हुआ है, ठीक है, समझते हैं। ये एक एसोसिएशन वन के साथ है, अच्छा तो ना ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। ये जो बी की एसोसिएशन है ना ये ज़ीरो के साथ है, अरे ये तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुआ, ये तो ऑल्टरनेटिंग हो गया। तो ये अलग ग्रुप है, ए अलग ग्रुप बना रहा है, बी अलग ग्रुप बना रहा है। आया आपको समझ में? अब मैंने क्या कहा था, मैं पूरे ग्रुप में से ना किसी एक ही एलिमेंट को ले सकता हूँ, तो फिर पहले ग्रुप से तो मेरे को ए को लेना ही पड़ेगा, और ये जो दूसरा ग्रुप है इसमें भी एक ही एलिमेंट है तो मैं उसमें से भी बी को ले लेता हूँ, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। पर जो सी और डी है ना, सी की जो एसोसिएशन है वो भी वन के साथ है, डी की जो एसोसिएशन है वो भी वन के साथ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, इसका मतलब तो ये है कि दो एलिमेंट हैं तो मैं किसी एक को ही ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों को लूँगा तो ये ऑल्टरनेटिंग सब सीक्वेंस नहीं हुआ ना, इसकी एसोसिएशन भी वन है इसकी भी वन है। तो मेरे को मतलब या तो ऐसे चलना है 1 0 1 0 1 0, या तो 0 1 0 1 0 1, ये ऑल्टरनेटिंग सब सीक्वेंसेस बनाने हैं मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, ए लूँगा बी लूँगा। अब ये जो थर्ड ग्रुप है इसमें से या तो मैं सी ले सकता हूँ या तो डी ले सकता हूँ। तो देखते हैं मेरे वैलिड सब सीक्वेंसेस क्या बनेंगे, ए बी सी, और दूसरा सब सीक्वेंस, एक सेकेंड, इस केस में जो मेरे वैलिड सब सीक्वेंस बनेंगे वो एक बनेगा ए बी सी और दूसरा बनेगा ए बी डी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब ना मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी मैं ना ग्रुप्स बताता हूँ आपको, 0 0 0 0 0 1 1 1, और अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 0 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि ये जो स्ट्रिंग लिखी मैंने इसमें कितने ग्रुप्स हैं। मेरे ख्याल से तो दो ग्रुप है, एक ये ग्रुप हो गया, यहाँ पे मेरे को कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, और एक ये ग्रुप हो गया। इसका मतलब क्या है ना कि मैं ये वाले ग्रुप से ना किसी भी एक एलिमेंट को उठाऊंगा, या तो मैं इसको उठा लूँ इसको उठा लूँ इसको उठा लूँ, मैं पांचों में से कोई एक, और ये वाले ग्रुप में से भी ना किसी एक को। पर अब मैं क्या करूँगा, रैंडम कोई भी उठा लूँ यार, वो तो मैं नहीं कर पाऊँगा, वो मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि कौन सा उठाऊँ। तो मैं क्या करूँगा ना, पहले एलिमेंट को, हर एक ग्रुप के पहले एलिमेंट को उठा लेता हूँ। मेरे को तो कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है ना। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे जैसे इस केस में दो वैलिड सब सीक्वेंसेस बन रहे थे, पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे को लॉन्गेस्ट निकालना है, और लॉन्गेस्ट में तो मैं कोई सा भी निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं पहला ही, अगर कोई भी ग्रुप है तो जो उसका पहला स्ट्रिंग है ना उसी को चूज़ करूँगा। तो इस केस में मैं इसको चूज़ करूँगा, और ये जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप में से मैं ये चूज़ करूँगा, ठीक है। अब ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, इस ग्रुप में आप मेरे को बताओ, इस वाले जो स्ट्रिंग है ये बाइनरी स्ट्रिंग, इसमें ग्रुप्स कितने हैं। मेरे ख्याल से तो ये एक ग्रुप है जिसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, ये एक ग्रुप है जिसमें 3 1 है, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। अब देखो मैं कैसे उठाऊंगा एलिमेंट्स को। इस वाले ग्रुप में से, एक सेकेंड, इस वाले ग्रुप में से मैंने पहला उठाया, अच्छा तो जो वर्ड ज़ीरो होगा ना वो मैं जाके उठा लूँगा। वैसे मैं किसी को भी उठा सकता हूँ, मैं अपनी सहूलियत के लिए ना पहले ही पहला जो ग्रुप का पहला इंडेक्स होगा ना उस वाले एलिमेंट को उठाऊँगा। ये जो मेरा सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप से भी मैं ये वाले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा ना उसको उठाऊंगा। ये थर्ड ग्रुप तो मेरा छोटा सा है बेचारा, एक ही एलिमेंट है, तो मैं इसी को उठा लूँगा।
और ये जो फोर्थ ग्रुप है इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो मैं इसी को उठा लूँगा। ठीक है, अब कोड में कैसे करेंगे इसको, देखो थोड़ा सा मैं ट्यूशन समझाता हूँ, बाकी कोड में देखते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ मैं ऑफकोर्स ज़ीरो से ज़ीरोथ इंडेक्स से ही शुरू करूँगा। तो एक बात बताओ, मैं ज़ीरोथ इंडेक्स पे हूँ तो क्या मैं कोई एलिमेंट पिक करना चाहिए? ऑफकोर्स करना चाहिए ना, अभी तक तो कुछ पिक ही नहीं किया है मैंने। तो मैं ना इस एलिमेंट को पिक कर लूँगा ज़ीरोथ इंडेक्स पे, जो भी एलिमेंट होगा वर्ड्स में। ठीक है, अब अगला बताओ, अगला सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप मेरे को कैसे पता चलेगा? अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, मतलब अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ और इसके जो पीछे वाली वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो ऑफ कोर्स मैंने इसको पिक कर लिया होगा ना। अब जब मैंने इसको पिक कर लिया है तो वापस से मैं इसको क्यों पिक करूँ? तो मैं चेक करूँगा कि ये जो ग्रुप्स आई है क्या वो इक्वल है ग्रुप्स i-1 के। अगर वो इक्वल है तो मैंने क्या कहा था, हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट तो मैं पिक कर ही लूँगा। तो इसका मतलब है कि ना मैंने इस ग्रुप में से एक एलिमेंट को ना पिक कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं इधर आऊँगा सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स पे मैंने चेक किया कि क्या मेरा सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट के बराबर है। हाँ, ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो तो बराबर है ना इस ज़ीरो के। अब मेरे को पता है कि अगर ये एक ग्रुप है तो इसका जो एलिमेंट होगा ना वो तो मैं पहले ही पिक कर चुका हूँगा। ठीक है, तो मतलब मैं इस इंडेक्स पे जाके भी ना कुछ नहीं करूँगा, फिर मैं इस इंडेक्स पे आऊँगा। इस इंडेक्स पे मैं जब आया मैंने देखा कि अच्छा ये तो 1 है, क्या इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी? 0 थी। अच्छा, मतलब नया ग्रुप शुरू हो गया। अच्छा, नया ग्रुप शुरू हो गया तो मतलब ये मेरे नए ग्रुप का पहला एलिमेंट है। अगर मेरे नए ग्रुप का पहला एलिमेंट है तो मेरे को इसको पिक कर लेना चाहिए। तो ना इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा मैं पिक कर लूँगा। अब आप एक बात बताओ, ये पूरा एक ग्रुप है राइट, ये पूरा एक ग्रुप है, मैंने इसको पिक कर लिया पहले वाले को, तो क्या इन दोनों को पिक करने की ज़रूरत है? नहीं ना, क्या ज़रूरत है? फिर जब मैं इस इंडेक्स पे जाऊंगा तो मैं पहले ही चेक कर लूँगा। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपके पहले कहीं सेम वैल्यू तो नहीं थी? ये वैल्यू, आपकी वैल्यू 1 है, ठीक है, और आपके पहले की भी वैल्यू 1 थी। अच्छा, मतलब आपने पहले ना पिक कर लिया होगा इस ग्रुप में से कोई एलिमेंट, तो आप स्किप कर जाओ, फिर आप इधर आओगे, इधर भी 1 है, पीछे भी 1 है, आप फिर स्किप करोगे क्योंकि आपने इस ग्रुप का कोई एलिमेंट तो पहले ही पिक कर लिया होगा। अब आप ज़ीरो पे आए, ज़ीरो पे आपने देखा कि अच्छा इसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, प्रीवियस 1 था, मतलब नया ग्रुप शुरू हो गया। अब जब नया ग्रुप शुरू हुआ है तो मैंने क्या कहा था, जो पहला एलिमेंट होगा ना नए ग्रुप का उसको मैं पिकअप कर लूँगा। तो ये वाला जो ज़ीरो है ये तो मेरे को पिकअप करना पड़ेगा। तो इस इंडेक्स पे ये एलिमेंट जिस भी इंडेक्स पे स्टोर है, मैं वर्ड्स आई में जाऊँगा और उस वर्ड्स आई पे जो भी स्ट्रिंग होगी उसको पिक कर लूँगा। अब आगे बढ़ा मैं, अब मैं इस इंडेक्स पे आ गया हूँ, इधर 1 पर आ हुआ है। अच्छा, और पीछे क्या है? 0। अच्छा, मतलब ये नया ग्रुप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नया ग्रुप फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं अभी अपने नए ग्रुप के पहले इंडेक्स पे हूँ। पहले इंडेक्स पे हूँ, इसका क्या मतलब, मेरे को इसको पिक करना चाहिए अपने सब सीक्वेंस में। ठीक है, तो मैं ये जो एलिमेंट है ये जिस भी इंडेक्स पे पड़ा होगा ना उसी इंडेक्स पे जाऊँगा वर्ड्स आई में, और जो भी स्ट्रिंग पड़ा होगा उसको पिकअप कर लूँगा। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ग्रुप्स कैसे हैं। ये जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं ना, ये एक ग्रुप्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं, और इन्हीं ग्रुप्स को लेके इन्हीं ग्रुप्स के फर्स्ट एलिमेंट को पिक करके मैं अपना सब सीक्वेंस बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, इन ये जो 4 ग्रुप्स बन रहे हैं, इन 4 ग्रुप्स के मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया और अपने सब सीक्वेंस में डाल दिया, और मेरे को मेरा जो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस था वो मिल गया। अब कोड में देखते हैं, कोड में इसको कैसे करेंगे। ये देखो, ठीक है, सबसे पहले ना मेरे को वेक्टर स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो यहाँ पे मैं ना वेक्टर स्ट्रिंग आंस जल्दी से बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, मैं ना ट्रैवर्स करने वाला हूँ i=0 से लेके n तक, तो मैं एक n बना देता हूँ। n क्या है? वर्ड्स की साइज़ मान लो या ग्रुप्स की साइज़ मान लो। ठीक है, अब मैंने ट्रैवर्स करना शुरू किया i++। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, मैं चेक कैसे करूँगा कि मेरा नया ग्रुप बना कि नहीं बना। नए ग्रुप को चेक करने का तरीका ये था जो मैंने बताया था कि मैं प्रीवियस एलिमेंट को चेक करूँगा। अगर प्रीवियस एलिमेंट सेम है मेरे करंट एलिमेंट से, मतलब मैं सेम ग्रुप में हूँ अभी, और अगर डिफरेंट है तो मतलब नया ग्रुप आ गया। इफ़ ग्रुप्स आई, ये ग्रुप्स लिख दिया मैंने, इफ़ ग्रुप्स आई इज़ नॉट इक्वल टू ग्रुप्स i-1, अच्छा मतलब मैं नए ग्रुप में आ गया, तो मैं क्या करूँगा ना, आंस डॉट पुशबैक कर दूँगा वर्ड्स आई को और रिटर्न कर दूंगा आंसर। क्या ये कोड सही है? मेरे ख्याल से ना मैंने एक चीज़ मिस कर दी है।
आई इक्वल टू ज़ीरो भी तो होगा। आई इक्वल टू ज़ीरो पे आई माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। आप ग्रुप्स में जाके माइनस वन वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे को एक केस लगाना पड़ेगा, इफ़ आई इक्वल टू ज़ीरो और अब आई इक्वल टू ज़ीरो होगा तो मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपली जाओ और वर्ड ज़ीरो पे जो भी पड़ा है ना वो मेरे आंसर में पुशबैक कर दो। आप सोचना कि क्या कोई केस हो सकता है कि मैं जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट होगा उसको स्टोर ही नहीं कराऊंगा। मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। अब आप सोचना और कमेंट करना अगर कोई ऐसा केस मिल जाए तो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कोड सही है, एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, रन तो हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। 4 टेस्ट केसेस पास कर रहा है। ये चार्ट, ये जितने भी टेस्ट केसेस हैं सारे पास हो गए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मेरे ख्याल से तो n है। हाँ, n क्यों है? क्योंकि मेरा जो लूप है वो 0 से लेके n टाइम्स चल रहा है और इसके अंदर तो हम बेसिक एक O ऑफ 1 वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मैं आंस बना रहा हूँ ना एक, और आंस में ऐसा भी तो हो सकता है, आंस का मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से तो n हो सकता है। ऐसा कोई सब ऐसा भी तो हो सकता है जो मेरे को ये ग्रुप्स दिया है उसके जो एलिमेंट हैं वो ऑल्टरनेटिंग ही है, 0 1 0 1 0 1। तो उस केस में तो मेरे को वर्ड्स के जितने एलिमेंट्स हैं सारे आंस में डालने पड़ेंगे। तो इसका वर्स्ट केस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, वर्स्ट केस में ना ये n साइज़ का हो सकता है। पर अगर मैं इसको इग्नोर कर दूँ तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो O ऑफ 1 है। एक बार चेक कर लेते हैं टाइम और स्पेस। O ऑफ n आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, सही पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं आपको। स्पेस O ऑफ n आ रहा है। हाँ, आंस वेक्टर बना रहा हूँ ना मैंने इसके इग्नोर करके बताया था आपको O ऑफ 1, मतलब पर वर्स्ट केस में तो इसकी n साइज़ हो ही सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो खेलते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ने हमको बोला था कि आप लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस बताओ। ठीक है, हमने बता दिया, पर आपको नहीं लगता मैंने कोई सा भी सब सीक्वेंस बता दिया? देखो ये फिर से समझते हैं एक बार जल्दी से। मैंने क्या कहा था, हर एक ग्रुप के ना आप किसी भी एलिमेंट को पिक कर सकते हो। जैसे मेरा ये ग्रुप है तो मैं इसको भी पिक कर सकता हूँ, इसको भी पिक कर सकता हूँ, इसको भी पिक कर सकता हूँ। पर मेरे को तो देखो कम दिमाग लगाना था, तो मैंने क्या किया, पहले ही एलिमेंट को पिक कर लिया। जैसे ये ग्रुप है, इसमें से भी मैं किसी को पिक कर सकता था, पर मैंने तो पहले को ही पिक कर लिया और बाकियों को इग्नोर कर दिया। तो अब अगर क्वेश्चन ये होता कि ना आप मेरे को सारे लॉन्गेस्ट लेंथ वाले सब सीक्वेंस निकाल के दो, मतलब इधर से मैंने ज़ीरो पिक किया, इधर से ये पिक किया और इधर से ये, इधर से ये, तो ये एक हो सकता है। ये पिक किया ज़ीरो वाला और ये पिक किया, ये पिक किया, ये पिक किया, ये भी एक वैलिड सब सीक्वेंस हो सकता है। तो ये आप कैसे करते हैं? अब ये बताओ ये कैसे होगा? अब आप एक काम करना, इसको ना सॉल्व करना और मेरे को ना कमेंट में बताना। वैसे मैं बता देता हूँ, ये रिकर्जन के थ्रू होगा। रिकर्जन के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, पर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप रिकर्जन से कर रहे हो ना तो आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग लगानी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा। मैंने पहले रिकर्जन से ही करा था, नहीं हुआ एक्सेप्ट, फिर मैंने उसको डायनामिक प्रोग्रामिंग से किया, तब जाके वो एक्सेप्ट हुआ। तो आप ट्राई करना। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा ये रिकर्जन वाला अप्रोच तो आप कमेंट करना, मैं आप इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आज की जो मैंने आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया वो आपको अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट करना। आगे से मैं कभी कभी, मतलब हफ्ते में 1 2 बार कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर दूंगा। ये भी आई एम श्योर ना थोड़े हेल्पफुल हैं, थोड़ी मोटिवेशन आनी चाहिए ये सब देख के। तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको ट्यूटोरियल समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो आप प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो। आई अश्योर यू आई रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। That's it for today. Have a good day, guys. Thank you so much.